और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर है सबसे बड़ी मुलाकात, दो सुपर पावर के बीच महा मुलाकात। दुनिया की नजरें इस बड़ी मुलाकात पर थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आमने सामने थे। सोचिए, जो बाइडेन जो अब तक रूस के खिलाफ खड़े रहे और चाहते रहे हैं कि हिंदुस्तान भी उनका साथ दे, लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई। आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूक्रेन में जो बूचा नरसंहार हुआ है वो चिंताजनक है। जंग के बीच ये महामुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के हालात पर बात की है। प्रधानमंत्री ने बूचा पर क्या कहा है, जरा सुनिए। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। और सोचिए, ये जो मुलाकात हो रही थी ये कितने तनावपूर्ण हालात में हो रही थी। दोनों देशों के बीच भारी टेंशन थी और इस टेंशन के बीच जो बाइडेन और मोदी मिल रहे थे, देखिए जरा किस कदर तनाव है। ये आप देख रहे हैं, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने। जंग के बाद से आप देखिए रूस के खिलाफ है अमेरिका। भारत ने रूस के खिलाफ अब तक कोई बयान नहीं दिया है। इसके अलावा यूएस यानी अमेरिका चाहता है भारत भी रूस का विरोध करे। भारत अपनी गुट निरपेक्ष नीति पर अब तक चलता रहा है। साथ ही साथ अमेरिका ने रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया, भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इस तनावपूर्ण स्थिति में दोनों देशों की मुलाकात हो रही है। अमेरिका ने रूस पर कई तरह के बैन लगा दिए, लेकिन भारत ने रूसी कार्रवाई की निंदा अब तक नहीं की है। सोचिए, उसके बाद भी बाइडेन खुद मोदी से मिलना चाहते थे। अमेरिका ने हर मंच पर रूस का विरोध किया है। रूस के खिलाफ वोटिंग से अब तक भारत बाहर रहा है। न सिर्फ इतना, बूचा पर रूस के प्रस्ताव का विरोध किया है। बूचा में नरसंहार पर जांच की मांग की है भारत ने। अमेरिका ने रूस से तेल न खरीदने की धमकी दी। भारत तेल की डील पर रूस के साथ आगे बढ़ गया है। सोचिए, रक्षा जरूरत के लिए रूस पर निर्भरता कम करे भारत, ये अमेरिका ने कहा। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत आगे बढ़ा इस मामले में। रूसी पाबंदी के उल्लंघन के नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका ने यहां तक कहा यह कूटनीति नहीं, जबरदस्ती की भाषा है। भारत ने भी इस लहजे में जवाब दिया। अमेरिका बैकफुट पर आने को मजबूर हुआ। भारत के दबाव पर अमेरिका को बाकायदा सफाई देनी पड़ी। यह है भारत का रुतबा आज कि खुद जो बाइडेन बातचीत करने को तैयार हुए। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी का साथ क्यों चाहते हैं बाइडेन। देखिए जरा, इसके पीछे बड़ी वजह है रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत एक अजीबोगरीब स्थिति में। एक तरफ रूस से यारी है तो दूसरी तरफ भारत अमेरिका के रिश्ते हैं। रूस और भारत की दोस्ती सालों पुरानी है और रूस ने हर बार भारत के साथ दोस्ती निभाई। दुनिया के हर मंच पर भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। लेकिन अमेरिका से भी भारत की यारी हाल के दिनों में बढ़ी है। साथ ही अमेरिका भी भारत की ताकत को समझने लगा है और इसी वजह से बाइडेन भारत को हर हाल में अपने पाले में रखना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन और रूस की यारी, क्योंकि जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती से अमेरिका बखूबी वाकिफ है। अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि चीन रूस के साथ भी भारत का खेमा भी अलग हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ेंगी। क्योंकि चीन, रूस और भारत अगर अमेरिका के विरोध में हो तो इसमें अमेरिका के कई हितों का नुकसान होगा। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर यानी जिसे आप साउथ चाइना सी कहते हैं, यहां भी चीन की दखलंदाजी को रोकने के लिए बाइडेन को मोदी का साथ चाहिए। लेकिन भारत और रूस की गहरी दोस्ती की कई वजह है और इसलिए भारत अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद गुट निरपेक्षता की नीति पर चल रहा है। भारत रूस से हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने मिग-21 और मिग-29 रूस से ही खरीदा है और इस लड़ाकू विमान की ताकत पूरी दुनिया को मालूम है। सुखोई 30 MKI भी रूस में बना है और भारत ने इसे भी रूस से खरीदा है। इसके साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी रूस से भारत ने खरीदा है। अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत ने यह डील की। दरअसल अमेरिका हथियार रूस के मुकाबले महंगे हैं जो अमेरिकी हथियार है और कई रूसी हथियार ऐसे हैं जिनका विकल्प अमेरिका के पास भी नहीं है। और आइए अब आपको बताता हूं कि क्यों भारत के लिए अमेरिका भी जरूरी है और रूस भी जरूरी है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको वजह बताने जा रहा हूं। यह है बड़ी वजह।
वजह यह है कि दरअसल भारत के लिए अमेरिका और रूस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है, भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है और करीब 60% रक्षा सामान जो है वो भारत खरीदता है। रूस ने भारत के लिए सोचिए एक बार नहीं 6 बार वीटो किया है रूस ने सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। 1971 की जंग में 3 बार वीटो भारत के लिए किया था रूस ने। अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ था तब। हर बार अमेरिका भारत का विरोध करता रहा। उस दौरान भी भारत अमेरिका में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है और चीन को काउंटर करने के लिए भारत का साथ जरूरी है। क्वाड में भारत और अमेरिका पहले से साथ साथ हैं। G20 में भारत और अमेरिका साथ हैं। ये बहुत सारी वजह है जो भारत की जरूरत इस वक्त अमेरिका को है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात हो रही, लेकिन दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, दूसरी बड़ी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिका में है। राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन, इनकी मुलाकात भी हो रही है। न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि एस जयशंकर विदेश मंत्री भी वही है। ये देख रहे हैं आप, एस जयशंकर को देख रहे हैं, ये रक्षा मंत्री देख रहे हैं, विदेश मंत्री देख रहे हैं, यानी ये, और ये देखिए जो बाइडेन भी बैठे हुए। ये प्रधानमंत्री की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी जो बाइडेन के बगल में देखिए एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री, लॉर्ड ऑस्टिन अमेरिकी रक्षा मंत्री, उनके दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बगल में विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे और सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताता हूं 2+2 यानी भारत के रक्षा मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री, ये 2+2 जो डायलॉग है ये क्या है, इस बैठक का मतलब और मकसद ये आपके सामने। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री की मुलाकात होगी। ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, अमेरिका के साथ चौथी बार ये 2+2 बातचीत हो रही है। सामरिक रक्षा और सुरक्षा पर इस बैठक में जोर है। सुरक्षा प्रयासों में तालमेल बढ़ाना इसका मकसद है दरअसल। और ट्रंप प्रशासन ने 2+2 डायलॉग शुरू किया था जब ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे। पहली बैठक 6 सितंबर 2018 को दिल्ली में हुई थी। उस दौरान भारत का 4 देशों के साथ 2+2 डायलॉग्स हैं, जिनमें अमेरिका के साथ आपको बताऊं रूस के साथ भी 2+2 फॉर्मेट है। जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसी तरह की विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है। तो इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी मुलाकात पर आगे भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका और भारत की बात हो रही है, यानी मोदी किसकी तरफ हो इसको लेकर जंग हो रही है। लेकिन यूक्रेन जीतने की जंग एक अलग चल रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह आपको बता दें, यूक्रेन को विदेशी सेना का साथ मिल रहा है। यूक्रेन पहुंचे हैं कई देशों के सैनिक। आइए वो जल्दी से आपको सैनिक दिखाते हैं। ये देख रहे हैं तस्वीरें, देखिए आप जरा, ये जो आप सैनिक देख रहे हैं ये यूक्रेन में पहुंचे हैं। और ये यूक्रेन के सैनिक नहीं है, ये विदेशी सैनिक हैं। ये विदेशी सैनिक यूक्रेन में पहुंचे हैं पुतिन की आर्मी से लड़ने के लिए, पुतिन की सेना से लड़ने के लिए। बाकायदा देखिए वेल ड्रेस यूनिफॉर्म में है और हथियारों के साथ, यानी दुनिया के अलग अलग देशों से ये लड़ाके पहुंच रहे हैं पुतिन के खिलाफ लड़ने के लिए। इनके बारे में आपको बताऊं, रूस के हमले से बर्बाद होने के कगार पर खड़े यूक्रेन को अब जरूरी मदद मिली है। कई देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेज दिया है। अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये सैनिक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। इन सैनिकों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे हैं। कई सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को कंधे पर लाद रखा है। इन सैनिकों का सिर्फ एक ही मकसद है, यूक्रेन की धरती से रूसी सेना को पीछे ढकेलना। आपको बताऊं, यूक्रेन में रूस को विदेशी सेना से चुनौती मिल रही है। यूक्रेन के समर्थन में जॉर्जिया की सेना भी आ गई है। 2008 में रूस का हमला ये जॉर्जिया झेल चुका है। जॉर्जिया में भी रूस ने 2 देश घोषित कर दिए थे, जैसे यूक्रेन में कर दिए। अजरबैजान की सेना भी यूक्रेन पहुंची। सभी सोवियत संघ का ये हिस्सा रह चुके हैं। उधर यूक्रेन को सोवियत संघ में साथ रहे दोस्तों का साथ मिल रहा है। आपको बताऊं, दूसरी तरफ पुतिन के करीबी और यूक्रेन में कत्लेआम की अगुवाई करने वाले चेचन लड़ाकों के सरगना रमजान कादिरोव ने एक बार फिर एक कसम खा ली। कसम यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हर कीमत पर कब्जा करना है। रमजान कादिरोव ने अपना खुद का वीडियो जारी किया है। यह है रमजान कादिरोव का वीडियो। इस वीडियो में रमजान कादिरोव कह रहे हैं उनका मकसद है कीव पर चढ़ाई। उन्होंने अभी ईस्टर्न यानी यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर तो चढ़ाई कर ली है, लेकिन आखिरी मकसद कीव है, जिसमें वो कह रहे हैं पुतिन ने उन्हें उन शहरों की लिस्ट सौंप दी है जिस पर वो कब्जा करने वाले हैं। आइए आपको बताता हूं मैं रमजान कादिरोव ने क्या कहा। पुतिन के बहुत वफादार हैं और यूक्रेन के अंदर सबसे ज्यादा खून खराबा किया रमजान कादिरोव ने।
ये आप देख रहे हैं कादिरोव की कसम पुतिन के लिए है। क्या कह रहे हैं कादिरोव? राष्ट्रपति पुतिन से बाकायदा आदेश मिला है। उनका कहना है पहले लुहांस्क और डोनेत्स्क पर नियंत्रण होगा और फिर राजधानी कीव को कब्जे में लेंगे। कीव पर किसी भी भ्रम में ना आए कोई कि हमने कीव छोड़ दिया या खाली कर दिया। रूसी सेना एक कदम वापस नहीं जाएगी और यूक्रेन में कई शहरों पर हमला होगा, उनका कहना है। यह रमजान कादिरोव कह रहे हैं। मैप के जरिए मैं आपको बताता हूं कि कादिरोव दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं, अभी वो कहां मौजूद है। और उसके बाद ये देखिए आपके सामने आ गया वो मैप। कादिरोव कह रहे हैं लुहांस्क और डोनेत्स्क टारगेट 1 है, पहला निशाना है, और दूसरा निशाना है कीव। ये कादिरोव का कहना है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब यूक्रेन में टॉय बम का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। जी हां, टॉय बम यानी खिलौना बम का इस्तेमाल हो रहा है। टॉय बम से रूस ने कई धमाके किए हैं। जल्दी से आइए तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये है टॉय बम। टेडी बियर्स में, बच्चों के खिलौनों में ये देखिए धमाके होते हैं। बच्चों के खिलौनों में इन बमों को रखा जाता है और उसके बाद चारों तरफ तबाही और बर्बादी का आलम होता है। आइए इस टॉय बम के बारे में आपको बताते हैं। सारे बमों का इस्तेमाल हो गया, अब बच्चे टारगेट्स पर क्यों हैं देखिए जरा। यूक्रेन युद्ध में रूस ने अब तक न जाने कितने ही खतरनाक बम का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब रूसी सेना यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए टॉय बम का इस्तेमाल कर रही है। इस बम से रूसी सेना यूक्रेनी बच्चों को निशाना बना रही है। यूक्रेन के कई शहरों में सेना ने टॉय बम फेंका है। इस खिलौने बम के इस्तेमाल से यूक्रेन की जनता के बीच सबसे ज्यादा दहशत है। बाकायदा उसकी तस्वीरें देखिए जरा। देखिए कैसे खिलौने के अंदर ये टेडी बियर सॉफ्ट टॉय जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर, इस खिलौने के अंदर बारूद भरा होता है। इस खिलौने को फाड़ते हैं और फाड़ने के बाद देखिए इसके अंदर से बुलेट्स निकल रही हैं, गोलियां। बच्चों के खिलौनों के अंदर इस तरह के विस्फोटक भरे जा रहे हैं। सोचिए विस्फोटकों से भरा कोई भी खिलौना जब किसी बच्चे के हाथ में हो, उनके मां बाप पर क्या बीतेगी। किसी को डराने का यह सबसे खतरनाक तरीका है जो इस वक्त अपनाया जा रहा है। इस तरह के न जाने कितने खिलौने हैं जिसमें इस तरह के विस्फोटक निकल रहे हैं। खिलौनों में विस्फोटक भरकर बाकायदा बम तैयार किए जा रहे हैं। बम के लिए टेडी बियर का इस्तेमाल हो रहा है। टॉय बम के निशाने पर बच्चे होते हैं। टॉय बम रूसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके हुए अब तक 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों के बहाने परिवार को डराने की कोशिश हो रही है। रूसी सेना आत्मसमर्पण करवाना चाहती है, यह मकसद है। दरअसल आपको बताऊं, दावा यूक्रेन की राजधानी कीव में घायलों का इलाज कर रहे एक सर्जन ने किया है। 39 साल के अलेक्जेंडर का दावा यह है कि रूसी सेना यूक्रेन में जंग जीतने के लिए इस वक्त सबसे बर्बर तरीका अपना रही है। पुतिन के सैनिक बच्चों के खिलौनों में विस्फोटक भरकर धमाके कर रहे हैं। कीव के अस्पताल में रहते हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर 24 घंटे मरीजों का इलाज करते हैं। रूस से छिपकर इलाज करते हैं। डॉक्टर ने कई मरीजों से आप बीती सुनी है। टॉय बम के इस्तेमाल का दावा किया है। पहले शहरों पर बमबारी होती थी, फिर आम लोगों पर गोलीबारी हुई, सड़कों को लैंडमाइंस बनाया गया। अब बच्चों के कत्लेआम की साजिश हो रही है। यूक्रेन में तकरीबन हर शहर का यही हाल है। मारियोपोल की तस्वीर देखिए। दिन में एक परिवार अपने घर में कैसे कैंडल लाइट डिनर करने को मजबूर है, और घर में अंधेरा इसलिए है क्योंकि बाहर रॉकेट और मिसाइल गिर रहे हैं। गाड़ियों में आग लगी हुई है और लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसलिए परिवार किस तरह से कैंडल लाइट में डिनर लंच कर रहा है, तस्वीरों में देखिए। दरअसल पुतिन हर कीमत पर यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं और यही वजह है कि रूसी सेना यूक्रेनी जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में लगी हुई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सीधे लिए चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बात शहबाज शरीफ की। भारत के लिए कितने शरीफ हैं शहबाज। शहबाज की शराफत तो दुनिया ने देख ली, लेकिन यह तस्वीर देख रहे हैं। यह तस्वीर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान के। यह शहबाज शरीफ आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। और यह अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी ने वॉकआउट किया। जिस वक्त वोटिंग हो रही थी कि शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुना जाए, उससे पहले इमरान की पार्टी के सभी सांसद संसद से बाहर निकलकर पहुंच गए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे शहबाज शरीफ। कुछ वक्त में शपथ लेना संभव है। शहबाज शरीफ शपथ लेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर। इमरान खान की कुर्सी जाने के बाद अब शहबाज को गद्दी मिलेगी। शहबाज शरीफ के बारे में आपको बताते हैं, उनका तारुफ जरा नजदीक से उन्हें समझ लीजिए, जान लीजिए कौन है वो।
पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। वैसे तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते नवाज शरीफ, लेकिन आपको बताऊं, अब आप सोच रहे होंगे नवाज शरीफ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। दरअसल 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया था, और यह भी बैन लगा दिया था कि किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। और बड़े भाई नवाज पर प्रतिबंध ने छोटे भाई की किस्मत का ताला खोल दिया, और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें पीएम बन गए। शहबाज शरीफ इमरान खान से भी 2 कदम आगे हैं। इनके बारे में बताऊं, शहबाज शरीफ ने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 शादियां की हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाब का सीएम रहते एक्स वाइफ आलिया हनी के लिए फ्लाईओवर तक बनवा दिया था, और उन्हीं के नाम का, इस फ्लाईओवर का नाम भी बाकायदा हनी ब्रिज रखा गया था। कहते हैं कि शहबाज की पत्नी को घर पहुंचने में जरा देर होती थी, इसलिए हनी ब्रिज बनवा दिया था शहबाज शरीफ ने। आलिया हनी से उनकी दूसरी शादी थी, जिसके लिए नवाज शरीफ भी दरअसल इस शादी के खिलाफ थे। हालांकि यह शादी सिर्फ 1 साल चली, और बेटी होने के बाद आलिया को शहबाज ने तलाक दे दिया। शहबाज ने तीसरी शादी 1993 में नीलोफर खोसा से की। हालांकि इसके बाद कुछ दिन रुके, 2003 में शहबाज ने चोरी छिपे तहमीना दुर्रानी से चौथी शादी कर ली। हालांकि जब इस शादी को लेकर चर्चा हुई तो उन्होंने कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ की शादी के बाद उनकी पार्टी के नेता भी परेशान हो गए थे। शहबाज शरीफ ने 2012 में कुलसुम हया से 5वीं शादी कर ली, जबकि 3 बीवियों को शहबाज अब तक तलाक दे चुके हैं। यह था उनका तारुफ, लेकिन यही खत्म नहीं होता। शहबाज शरीफ के पास बेशुमार दौलत है, इतने दौलतमंद है, जेल की भी हवा खा चुके हैं। जरा देखिए उनके बारे में कुछ और जानकारी। ये शहबाज शरीफ आप देख रहे हैं, गाड़ियों के शौकीन हैं। इत्तेफाक ग्रुप के नाम से अरबों का बिजनेस है शहबाज शरीफ का। मौजूदा समय में 700 करोड़ की संपत्ति है, 700 करोड़। 30 साल पहले सिर्फ 20 लाख की प्रॉपर्टी थी। सोचिए, 20 लाख से 700 करोड़। अब आप समझ सकते हैं कितनी ईमानदारी से कमाया पैसा है। लग्जरी कार की कीमत 3 करोड़ रुपए है। 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज हुआ, और न सिर्फ केस दर्ज हुआ, केस को लेकर शहबाज को जेल भी जाना पड़ गया। 1 साल बाद जमानत हुई, और केस अभी भी चल रहा है शहबाज शरीफ पर। ये था उनका तारुफ। अब जरा सुनिए शहबाज शरीफ की भतीजी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज क्या कह रही हैं, सुनिए। सेंटिमेंट क्या है कि स्टॉक मार्केट माशाल्लाह ऊपर जा रही है, रुपए की जो कीमत है वो मुस्तकम हो रही है। तो ये लोगों ने जो बिजनेस कम्युनिटी है, या जो एक सेंस होती है, वो ये है कि अब मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे जाएगा। और एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर फितना फैलाने की कोशिश की गई। तो आप सुन रहे थे मरियम नवाज को। दरअसल वो कहना चाह रही हैं कि उनके चाचा जान अब तो प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो अब देश की शक्लो सूरत बदल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैसे कितने शरीफ साबित होंगे शहबाज शरीफ भारत के लिए, यह आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ कश्मीर राग अलापने लगे हैं। जी हां, कुर्सी मिली भी नहीं और कश्मीर का गाना गाने लगे। कश्मीर पाकिस्तान में दरअसल वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। न सिर्फ इतना, बल्कि पाकिस्तानी नेता कश्मीर पर हमेशा से दुकान चलाते आए हैं। जिनपिंग के समर्थक रहे हैं शहबाज शरीफ, यानी चीन के करीबी। चीनी आर्थिक परियोजनाओं के भी बहुत ज्यादा समर्थक हैं। पाक में पहली चीनी मेट्रो बस सेवा भी शहबाज शरीफ ने शुरू की। चीन ने शहबाज के पीएम बनने का स्वागत किया है। अब आप समझ सकते हैं क्या होगा शहबाज का और कितने शरीफ साबित होंगे। ग्लोबल टाइम्स में शहबाज के समर्थन में बाकायदा लेख लिखे गए। चीन का यह सरकारी अखबार है, और अमेरिका से भी संबंध सुधार सकते हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि इमरान खान रूस गए थे जंग से पहले और अमेरिका से संबंध खराब हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ पर हमला किया और कहा कि ये एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री होगा। सुनिए जरा। जो आदमी एक मिनट रुक जाए। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। तो इमरान खान को लगता है कि वही आखिरी थे
और अब कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वो कह रहे हैं इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। लेकिन देखिए इमरान के समर्थन में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इमरान के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। एम्बियंस के साथ सुनाऊं अगर मैं, इमरान खान के फेवर में पीटीआई ने रैली की। ये कल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, पाकिस्तान में उनके सपोर्ट में ये देखिए, ये बड़ी रैली हुई रात के वक्त, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल कर आए हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर लंदन से सामने आई, लंदन में भी इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट हुआ। ये देखिए सड़कों पर औरतें निकली। एम्बियंस के साथ सुनाइए जरा, सड़कों पर निकलकर इमरान के हक में ये प्रोटेस्ट हुआ, इमरान के समर्थन में। तो इमरान खान के लिए ये समर्थन हुआ है, लेकिन इमरान खान के पास से अब कुर्सी जा चुकी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात भारत की करते हैं। भारत से एक दर्दनाक खबर आज सामने आई है, उसकी बात करने जा रहे हैं। हवा में मौत से जंग, वो तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं ट्रॉलीज लटकी हुई नजर आ रही हैं आपको। अगर फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाऊं मैं, कैसे ट्रॉली लटकी है देखिए जरा। ये ट्रॉली कैसे लटकी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें जान अटकी रही। 2500 फीट पर 30 घंटों से ज्यादा जिंदगियां इसमें लटकी रही। कैसे ये हादसा हुआ आइए आपको बताता हूं। इस हादसे के पीछे वजह क्या है देखिए, कैसे ये हादसा हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल इस हादसे के पीछे बड़ी वजह थी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये है हादसे के पीछे वजह। हुआ ये रविवार शाम 4 बजे का वक्त था और मंदिर दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी थी। एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना हो रही थी। 26 ट्रॉलियों से में ओवरलोड हो गया, यानी लोग ज्यादा थे। ओवरलोड से हुआ क्या, रोलर, कुछ लोग कह रहे हैं रोलर टूट गया, कुछ का कहना है रोप टूट गई। 3 ट्रॉलियां पहाड़ से जाकर टकरा गई। उसके बाद 2 ट्रॉलियां नीचे गिर गई। हालात ये हो गए, सोचिए 12 लोग जख्मी हो गए और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी ट्रॉलियां तार पर लटक गई दरअसल, और 2500 फीट पर ऊंचाई पर यात्री फंसे रहे। 2500 फीट पर सोचिए, लटकी ट्रॉलियों में 48 लोग फंस गए और उन फंसे हुए लोगों को निकालना बड़ी चुनौती थी। रात भर ट्रॉलियां आसमान में लटकी रहीं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। हालात ये हो गए, ट्रॉलियों में बच्चे और महिलाएं मौजूद थे जो इसमें फंसे रहे। आइए अब आपको बताता हूं, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो लोग ट्रॉलियों में फंसे हैं इन्हें निकालना है। इस चुनौती से कैसे पार पाया गया ये देखिए जरा। इस ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हादसा भी हो गया। एक युवक को सेना ने रेस्क्यू किया, लेकिन इस दौरान जब वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहा था, इसी दौरान उसका हाथ फिसल गया और वो 2500 फीट गहरी खाई में गिर गया। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे इस युवक को बचाने की कोशिश की जा रही, लेकिन फिर भी वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं। हेलीकॉप्टर किस तरह से उस शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ छूट गया। रोपवे में फंसे लोगों का रेस्क्यू काफी मुश्किल था, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू में ट्रॉली का गेट खोलकर यात्रियों को निकालना था। इस तस्वीर में देखिए कैसे हेलीकॉप्टर से रस्सी पकड़कर शख्स ट्रॉली से निकलता है। वायुसेना और फिर वायुसेना के जवान उसे ऊपर खींच लेते हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ ही एनडीआरएफ के जवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो ट्रॉलियां पहाड़ की चोटियों के पास मौजूद हैं, वहां पर रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जवान बच्ची को लेकर पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने रोपवे से रस्सी के सहारे भी कुछ लोगों को उतारा है। रस्सी को रोपवे तक पहुंचाने के बाद लोग ट्रॉली से नीचे उतरे। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं कैसे लोगों को निकाला गया। इस दौरान जवानों ने एक बच्ची को भी रोपवे से निकाला है। वो तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटी बच्ची रोपवे से रस्सी के सहारे उतर रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बच्ची को किस तरह से जवानों ने रस्सी के सहारे उतारा है। ये बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था आर्मी के लिए भी। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए जरा। एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और
जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये दरअसल रेस्क्यू कैसे हुआ और उसके साथ ही आपको बताएंगे हादसा कैसे हुआ। देखिए जरा, रेस्क्यू करने का सबसे बड़ी चुनौती थी एयरफोर्स के सामने कि कैसे इन्हें रेस्क्यू किया जाए, कैसे इन्हें बचाया जाए। आपके सामने बचाने के लिए सुबह सुबह रेस्क्यू की टीम पहुंची वहां, आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। वहां पहुंचने के बाद मूव करेंगे, सुबह 6 बजे कमांडो हेलीकॉप्टर पहुंचे बाकायदा और MI-17 से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू से पहले हवाई सर्वे किया गया और सबसे पहले आपको बताऊं खाने के पैकेट लोगों तक पहुंचाए गए क्योंकि बहुत घंटों से लोग उसमें फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी पेश आई। हेलीकॉप्टर से तार पर ट्रॉलियां हिलने लगी। उस दौरान रस्सी के सहारे कुछ लोगों को बाकायदा निकाला गया और सतर्कता के साथ एयरलिफ्ट किया गया लोगों को। यह तरीका था। MI-17 एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है दरअसल आपको बताऊं, और MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के अलावा रेस्क्यू हैवीवेट लिफ्ट VVIP मूवमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। 36,000 किलो वजन उठाने की ताकत रखता है जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर में 20 लोग बैठ सकते हैं, यह इसकी ताकत है। 60 देश MI-17 का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और आगे की खबर आपको बताने जा रहे हैं कि राम पर आखिर संग्राम क्यों हो रहा है। राम पर संग्राम के पीछे वजह क्या है यह आपको बताते हैं। दरअसल पूरे देश में लगभग कई राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई। रामनवमी के वक्त इस तरह का हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई। किसने की ये पत्थरबाजी? कौन नहीं चाहता था कि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो? आइए तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसके बाद सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए जरा किन किन राज्यों में रामनवमी पर हंगामा हुआ है। फुल स्क्रीन जरा मैप दीजिए प्लीज, फास्ट। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने आ गया है। दिल्ली यानी राजधानी दिल्ली में रामनवमी पर हिंसा हुई है। मध्य प्रदेश में हिंसा हुई है, इसे मूव करेंगे प्लीज फास्ट। गुजरात में हिंसा हुई है। झारखंड में हिंसा की तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल में यह आग फैल चुकी है और राजस्थान तक यह नफरत की आग सामने आई है। ये 6 राज्य जिसमें रामनवमी पर हिंसा हुई है। आइए आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन से राज्य हैं और राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको बताता हूं। रामनवमी पर कई राज्यों में हिंसा की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल सहित कई राज्यों में हिंसा की खबर। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली से करते हैं, जहां यहां JNU में रामनवमी के मौके पर झड़प हुई। JNU के कावेरी हॉस्टल में ABVP और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। एम्बियंस के साथ अगर आप सुनाइए, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट आई। इसको लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। ABVP ने कहा है कि पूजा से रोका गया, तो आयशा का कहना है मीट पर विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। दरअसल कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा और नॉनवेज खाने को लेकर विवाद हुआ। दिल्ली के बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की। खरगोन में 2 पक्षों में विवाद हुआ। पथराव और आगजनी की घटना के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल रथ यात्रा पर पथराव के बाद यह हंगामा शुरू हो गया। बाकायदा पेट्रोल बम फेंके गए, कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए, 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये मध्य प्रदेश के हालात थे। आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद राज्य की शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए। शिवराज सिंह चौहान सोमवार को दंगाइयों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई और इतना ही नहीं, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उपद्रवियों के मकानों को तोड़ा गया है। सुनिए जरा, खुद नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताएं। खरगोन में राम भक्तों पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी यह हमला कर दिया, जिसमें खरगोन के SP को भी चोट लगी है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। 15 से ज्यादा आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और इसके साथ ही गुजरात के आणंद में भी रामनवमी के मौके पर पथराव और आगजनी की घटना सामने आई है। यहां शोभा यात्रा पर हमला हुआ, पथराव और आगजनी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। तस्वीरें अगर आप चेंज करें,
जबकि 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही राजस्थान में करौली में भी शोभा यात्रा पर हंगामा हुआ था। 2 अप्रैल को निकाली गई शोभा यात्रा, हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकाली गई। पत्थर के साथ पेट्रोल बम से हमला हुआ। घटना में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई मकानों, दुकानों में आग लगा दी गई। अब तक 23 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हम आपको तस्वीरें अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं। और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। पाकिस्तान लिए चलते हैं, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं शहबाज शरीफ शपथ ले रहे हैं। तस्वीर अगर आप दिखाइए प्लीज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ की, एम्बियंस के साथ अगर आप सुनाइए। व तालीमात पर ईमान रखता हूं कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूंगा। कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा। कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा। जो तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ ने शपथ ले ली। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। In 2019, you and President Putin, you met for 9 hours in Paris, but that summit was brokered by France and Germany.